हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया, डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। लोअर एंड हायर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो डबल फर्टिलाइजेशन की। अभी देखो कि ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है, ये डबल फर्टिलाइजेशन, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। उसको अगर हम खाली फर्टिलाइजेशन ऐसा बोलते तो नहीं चलता क्या। तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलने का एक कारण है उसके पीछे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड द प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एंड यूटिलाइजेस two male gametes. The process is associated with the involvement of two male gametes. Not only they become involved in the process, but they also utilize in the process. That's why the overall process is known as double fertilization. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि दो मेल गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व है। दो मेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ ओनली इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसका यूटिलाइजेशन भी ये प्रोसेस में होता है। दोनों भी मेल गैमेट यूटिलाइज हो जाते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अभी तो ध्यान में आ गया आपको कि दो मेल गैमेट है, दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट है और दोनों भी क्या है, वहां पे यूटिलाइजेशन उसका होता है, दोनों भी उपयोग में आ जाते हैं, इसीलिए उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अभी ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन में क्या होता है कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का डिपोजिशन हो गया। अभी उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब पोलन जर्मिनेशन होता है, पोलन जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड पोलन ग्रेन होल्ड्स टू मेल गैमेट इनसाइड द स्ट्रक्चर। वो उस पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होते हैं। दैट मेल गैमेट्स कम टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक बाय द पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब की जरिए ये जो मेल गैमेट्स है वो एम्ब्रियो सैक तक आ जाते हैं, पहुंचते। अभी जब वो एम्ब्रियो सैक तक आ गए, देन माइक्रोपाइल से होते हुए वो एम्ब्रियो सैक में जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि द फर्स्ट पोलन ग्रेन द फर्स्ट मेल गैमेट बिकम फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। द फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जो पहला मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में आया है उसका फ्यूजन किसके साथ होता है, फीमेल गैमेट्स के साथ होता है। और ये जो फ्यूजन है, ये फ्यूजन से क्या तैयार होता है, जाइगोट तैयार होता है। Zygote is diploid in nature while male and female gametes are haploid. मेल और फीमेल गैमेट ये हैप्लॉइड है, लेकिन जाइगोट ये डिप्लॉइड है। क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन में क्या हो गया, क्रोमोसोमल नंबर रिस्टोर हो गया, जो मियोसिस में रिड्यूस हो जाता है वो फिर यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन में रिस्टोर हो जाता है। उसके बाद जाइगोट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करेगा, उससे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का। जाइगोट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना तय है। अभी क्या हो गया कि एम्ब्रियो सैक में पूरा के पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, ये तो आधा पार्ट हो गया फर्टिलाइजेशन का। जो सेकंड मेल गैमेट है, जो एम्ब्रियो सैक तक आया है, एम्ब्रियो ट्यूब से एम्ब्रियो सैक में जो सेकंड मेल गैमेट आया है, वो मेल गैमेट का क्या होगा, वो मेल गैमेट सेंटर पे जाएगा, सेंटर तक पहुंचेगा। और सेंटर में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस एक ऐसी सेल है जिसमें दो न्यूक्ली है। बेसिकली वो डिप्लॉइड नेचर का है, दो न्यूक्ली है उसमें।
तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसके साथ ये मेल गैमेट का फ्यूजन होगा। द सेकेंडरी न्यूक्लियस और द सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके बाद एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड दैट सेल बिकम ट्रिप्लॉइड। उसके बाद जो सेल तैयार होने वाली है फ्यूजन के बाद, उस सेल में 3 न्यूक्लियस होते हैं, 3 न्यूक्लियस होने वाले, तो इसीलिए उस सेल को हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड सेल। एंड ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस है ये। ट्रिपल फ्यूजन, द ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। अभी तो ये क्लियर हो गया कि जो झाइगोट तैयार हुआ है, ये झाइगोट उससे एम्ब्रियो तैयार होने वाला है। एम्ब्रियो क्या करता है, अभी देखो ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक क्या होगा, तो ये एम्ब्रियो सैक से इस ओव्यूल से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होना है। और इस इनसाइड द फ्रूट सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो सीड फॉर्मेशन है, उस सीड फॉर्मेशन में ये जो झाइगोट है और ये ट्रिपल फ्यूजन से जो तैयार हुई है ट्रिप्लॉइड सेल, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, इन दोनों से क्या तैयार होने वाला है, सीड तैयार होने वाला है। एंड सीड इज एसोसिएटेड विद द next generation of the plant. From the seed, the next generation of the plant become developed, and seed become capable to live, to survive for long period in the nature, for long period in the atmosphere, for long period in the soil. And when the seed getting appropriate conditions, appropriate atmospheric conditions, then it become capable to survive, to germinate, to produce new plant. जो सीड है उससे न्यू प्लांट तैयार होता है अगर उसको क्या मिलते हैं, जर्मिनेशन करने के लिए सफिशिएंट कंडीशंस मिलती है। अब ये सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो सीड अगर देखो सॉइल में पड़ा है, तो जब बरसात आएगी तो उसको पानी मिलेगा और फिर से उसकी जो सेल्यूलर एक्टिविटी वो रिस्टोर हो जाएगी, और एंडोस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, सीड बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से तैयार होता है, और एम्ब्रियो जो है वो झाइगोट से तैयार हुआ होता है। तो एम्ब्रियो में क्या है, एम्ब्रियो इज कैपेबल टू प्रोड्यूस प्लूमुल एंड रेडिकल। प्लूमुल इज एसोसिएटेड विथ शूट फॉर्मेशन एंड रेडिकल इज एसोसिएटेड विथ रूट फॉर्मेशन। एम्ब्रियो क्या तैयार कर सकता है, प्लूमुल। तो एम्ब्रियो में ऑलरेडी क्या है, कौन सी सेल से, प्लूमुल की सेल है और रेडिकल की सेल है। प्लूमुल से जो पूरा शूट पोर्शन है यानी स्टेम का जो पार्ट है, वो स्टेम का पार्ट तैयार होता है, और रेडिकल से कौन सा पार्ट तैयार होता है, रूट का पार्ट तैयार होता है। इसीलिए एम्ब्रियो का काम तो हमको पता चल गया। अभी ये फॉर्मेशन होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो जो न्यूट्रिशन है और वो जो एनर्जी है वो देता है एंडोस्पर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो होगा, वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है, उससे पहले हमको ये समझना जरूरी कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एंडोस्पर्म इन द सीड। सीड में इस एंडोस्पर्म का रोल क्या है, सीड में इस एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस क्या है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द जर्मिनेटिंग सीड, क्योंकि जो सीड है वो जमीन के नीचे होता है, सॉइल के अंदर होता है ये जो सीड। उसको वाटर मिला, ओके, प्रॉब्लम नहीं है, सॉइल में से उसको मिनरल्स भी मिलते हैं। चलो जर्मिनेशन के लिए एक और कंडीशन फुलफिल हो गई, पहले तो वाटर मिला, बाद में मिनरल्स मिल गए क्योंकि सॉइल में मिनरल्स है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि वो जमीन के अंदर है, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसलिए एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता है, इसलिए खुद का न्यूट्रिशन भी नहीं कर सकता है। तो उस वक्त उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको ग्लूकोज की जरूरत है। तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो एनर्जी है, वो कौन देगा, तो ये जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है, ये एंडोस्पर्मिक टिश्यू या एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है।
एंडोस्पर्म इज बेसिकली मेड अप ऑफ एंडोस्पर्मिक टिश्यूज। एंडोस्पर्म क्या है? तो ये टिश्यू का लेयर है। ये जो टिश्यूज है एंडोस्पर्मिक टिश्यूज, वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, वो सीड को जर्मिनेशन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड कराती है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस है, इसीलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ये सभी प्लांट स्पीसीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, तो एंडोस्पर्म इज स्टार्टेड ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है तभी उसके बाद जाके कहीं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट शुरू होता है। उससे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू नहीं होता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं एंडोस्पर्म बिकम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द ओव्यूल। ओव्यूल में होने वाला पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद होने वाला है। तो ये जो एंडोस्पर्म है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज आवर टुडेज टॉपिक। देखो ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये हमारा 10वां लेक्चर है, 10th लेक्चर, 10वां लेक्चर है। इसके बाद और हमारा एक लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर होगा, इस चैप्टर के ऊपर होगा, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। चलो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो आज हो जाएगा आज के लेक्चर में, फिर भी एक टॉपिक बचा रहेगा, वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो हमारा अगला वाला लेक्चर होगा, अगला वाला वीडियो होगा। तो हमने जो ये पूरा चैप्टर स्टडी किया है वो डिटेल में स्टडी किया है बच्चों, याद रखो। तो ये जो बहुत ही डिटेल में हमने स्टडी किया है उसको आपको रिपीट एंड रिपीट देखना है। उसको, ये टॉपिक को, ये चैप्टर को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इतना इजीली हमने एक्सप्लेन उसको किया, इतना इजी किया है। अभी ये स्टडी आपके लिए इजी होगा, कब होगा? जब आप रिपीट करके, रिपीट से इसको क्या करेंगे, सुनेंगे। आप बार बार इसको जब सुनोगे तभी वो जो है वो आपको अलग से उसको पाठांतर उसका नहीं करना पड़ेगा, अलग से उसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इजीली सहजता से क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। इसीलिए आपको रिपीट ये वीडियो देखना है। आपको ये पिछले वाले भी जो वीडियो है लेक्चर से वो आप रिपीट देखो, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी ये आपको पॉसिबल होगा। तभी आपको जो नया टॉपिक उसके ऊपर जो लेक्चर आए हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो चलो आज का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। मैंने तो पहले ही बता दिया कि एंडोस्पर्म क्या है और एंडोस्पर्म का जो सिग्निफिकेंस क्या है। एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस आपको तो मालूम ही है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्मिनेटिंग सीड को। तो एंडोस्पर्म इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम और डेवलप फ्रॉम द ट्रिप्लोइड सेल। That triploid cell is arises develop from the triple fusion during the double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन होने के वक्त जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, उस ट्रिपल फ्यूजन से ये जो सेल है, ये सेल क्या होती है, अराइज होती है। It become arise from the triple fusion during the double fertilization. जो ट्रिप्लॉइड है वो ट्रिपल फ्यूजन से अराइज हुआ है, तैयार हुआ है, उसको हम द ट्रिप्लॉइड, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, पेन। द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स, रिपीटेशन होता है डिवीजन का, उसमें डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा माइटोटिकली। अभी ये जो शब्द है इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। माइटोटिकली क्या है? माइटोटिकली मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, एंड मियोटिकली मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की जो प्रोसेस है उसको मियोटिकली बोलते हैं, और माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसको माइटोटिकली बोलते हैं। हमको मालूम है माइटोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द सोमेटिक सेल, व्हाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ द जर्मिनल सेल मियोसिस टेक्स प्लेस। अगर जर्मिनल सेल तैयार होनी है तो मियोसिस होगा। मियोसिस इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल। मियोसिस से क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर की सेल तैयार होती है कि जो
जर्मिनेटिव सेल रहती है, जर्मिनल सेल रहती है। लेकिन माइटोसिस जो है, माइटोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द सोमेटिक सेल, दैट सोमेटिक सेल बिकम डिप्लॉयड इन नेचर। अभी ये जो डिप्लॉयड कम से कम तो डिप्लॉयड होगी, उससे आगे भी हो सकती है, ट्रिप्लॉयड भी हो सकती है, उसमें भी माइटोसिस होगा, बड़ी बात नहीं। तो ये जो माइटोसिस है ये डिप्लॉयड सेल में होता है, एंड सोमेटिक सेल इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम। अभी प्लांट में ऑर्गन कौन से? सोमेटिक सेल। अभी ये जो जाइगोट हो गया यहां पे, ये भी डिप्लॉयड हो गया, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से एक एक क्रोमोसोम का सेट आया। अभी जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड हो गया, जाइगोट डिप्लॉयड है, उससे प्लूमल रेडिकल तैयार होगा, वो भी सोमेटिक सेल ही हो गया। लेकिन जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं, वो जर्मिनेटिव रहते। तो यहां पे ये जो सोमेटिक सेल है उसमें ओनली क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस में फाइनल डॉटर सेल्स जो होती है उनका प्रोडक्शन होता है, वो 2 ही होती है। इसीलिए द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू होनी चाहिए। इट इज एसोसिएटेड टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उससे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसमें जो टिश्यूज होती है वो न्यूट्रिटिव होती है, और उसको ही हम बोलते हैं इज नोन एज एंडोस्पर्म। उस न्यूट्रिटिव टिश्यूज का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। That's why the triploid primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically to form nutritive tissues, and this process is known as endosperm, or the group of nutritive tissues are known as endosperm. It is post fertilization changes in the ovule. Ovule में होने वाला ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है, इसको ही हम बोलते हैं इट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में होने वाला ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है। द एम्ब्रियो, अभी देखो ये जो है ट्रिप्लॉइड यानी ट्रिपल फ्यूजन से क्या हो गया, एंडोस्पर्म तैयार होने वाला है। तभी जाके उसी वक्त जो जाइगोट तैयार हो, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, सेकंड मेल गैमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। और जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है, जब फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, देन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस, तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जाइगोट है, जाइगोट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार होने वाला है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार होना और ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड नेचर की जो सेल है उससे एंडोस्पर्म तैयार होना, ये दोनों मिला के क्या तैयार करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो सीड प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये दोनों में जब सीड का प्रोडक्शन होता है तो डेवलपमेंट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही बार होते रहता है। ऐसा नहीं कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों भी उस सीड के अंदर, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर, दोनों का भी जो डेवलपमेंट है वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ साथ ही उसका जो है डेवलपमेंट चलता है, एम्ब्रियो का और किसका, एंडोस्पर्म का। बोथ द डेवलपमेंट्स बिकम कैरी आउट साइमल्टेनियसली इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में दोनों कोई भी डेवलपमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का अभी मोड कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में भी हमको 3 टाइप देखने को मिलते हैं। जो पहला टाइप है एंडोस्पर्म में, दैट टाइप इज न्यूक्लियर टाइप। जो पहला टाइप है वो टाइप है न्यूक्लियर टाइप। व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर टाइप, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाने वाला ये जो टाइप है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। जनरली कौन सा भी प्लांट लो आप एंजियोस्पर्मिक, उसमें ये तो दिखने के चांसेस 90% हो जाएंगे।
अभी ये जो न्यूक्लियर टाइप क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, किससे होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, यानी ट्रिप्लॉइड सेल से होगा। ये जो ट्रिप्लॉइड सेल में जब रिपीटेडली माइटोसिस होने लगता है, स्पीडली माइटोसिस होने लगता है, तब पहले उसमें सिर्फ न्यूक्ली तैयार होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस तैयार होंगे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल। क्योंकि हमको मालूम है कि माइटोसिस अगर होता है तो एक सेल है, मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स तैयार होती है। तो ये जो 2 डॉटर सेल है वो सेल है, यानी उसमें न्यूक्लियस है और सेल वॉल भी है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है कि जो सेल जिसमें माइटोसिस होने वाला है, तो उससे जो प्रोड्यूस होने वाली 2 दूसरी सेल्स है, वो 2 दूसरी सेल्स में किसी भी प्रकार का वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। वेरी स्पीडली ओनली न्यूक्लियस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस होते वक्त बहुत ज्यादा स्पीडली उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस तैयार होते हैं, और जब ये न्यूक्लियस तैयार होने लगते हैं तब एट द सेंटर अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप। सेंटर में क्या हो जाता है, एक सेंट्रल वैक्यूल क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ये जो लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल है, इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, दिस सेंट्रल वैक्यूल पुश द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के पेरीफेरी में, यानी जो इंटेग्यूमेंट का जो आउटर कवरिंग है, उस कवरिंग के साइड में ये न्यूक्लियस को पुश करता रहता है, ताकि क्या हो, ताकि यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता रहे और ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोड्यूस होते रहे, इसलिए वो स्पेस तैयार करने का काम करता है। तो इसलिए हमने देखा द मोस्ट कॉमन टाइप हियर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली विथ वॉल फॉर्मेशन। नाउ देन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्ली, ये सभी न्यूक्ली जो है, न्यूक्लियस जो है वो फ्री है। अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, पुश द न्यूक्ली टूवर्ड्स द पेरीफेरी। अभी यहाँ पे एक सेंट्रल न्यूक्लियस वैक्यूल तैयार हो गया है, वो इस न्यूक्लियस को इस इंटेग्यूमेंट की तरफ, यानी वॉल की तरफ, एम्ब्रियो सैक की वो जो वॉल है उसकी तरफ पुश करता है। देखो यहाँ पे जाइगोट है, यहाँ पे ऊपर वाला जो है उसका पार्ट है एपेक्स एंड है, वहां पे हमने एम्ब्रियो, ये जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है। ये अभी इंटरमीडिएट स्टेज है, ये मैच्योर है, ये मैच्योर एंडोस्पर्म, उसमें हमने एम्ब्रियो भी कंप्लीटली डेवलप दिखाया है और यहाँ पे एंडोस्पर्म भी डेवलप हो गया। अभी क्या होगा, लेटर, अभी जब embryogenesis or development of embryo completes at the same time, the wall formation around the nucleus become completed takes place। जब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तभी उसी वक्त ये जो फ्री न्यूक्लियस, इनके आजू बाजू में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेटर वॉल डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्ली एंड हेंस द एंडोस्पर्म बिकम multinucleated structure or multicellular structure, not only multinucleated but it is also multicellular structure। this is multinucleated structure। ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ये दिस इज द मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर, ये मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर है। ध्यान में आ गया कैसे? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट। बहुत सिंपल टाइप है। जब ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तैयार हो गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, अभी रिपीटेडली माइटोसिस होने वाला है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में, और उस माइटोसिस से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्ली बिकम प्रोड्यूस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल के बगैर वहां पे ओनली फ्री न्यूक्ली प्रोड्यूस होते रहते। और जैसे ही ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसी वक्त यहाँ पे जो फ्री न्यूक्ली है उसके साथ आजू बाजू में वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर से मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर है, ये मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर या न्यूक्लियर टाइप इज एसोसिएटेड टू प्रोड्यूस मल्टीसेल्युलर एंडोस्पर्म। मल्टीसेल्युलर एंडोस्पर्म यहाँ पे तैयार हो जाता है। वो तैयार होने के लिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का जनरेशन भी यहाँ पे होता है।
उसकी वजह से क्या होता है, स्पेस तैयार होता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्ली तैयार होने के लिए। इन दिस वे दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियर टाइप। देन सेकंड जो टाइप है हमारा वो है सेलुलर टाइप। सेकंड टाइप में हम देखेंगे कि ये जो सेलुलर टाइप है ये कैसे, ये एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट टाइप आपके ध्यान में आया है, ये मैं कंसिडर करता हूं। अभी इन सम प्लांट्स डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहां पे क्या हुआ है, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई। न्यूक्लियर टाइप में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, खाली न्यूक्ली डेवलप हुए। अभी सेल्यूलर टाइप में क्या होता है, देखो, इन सम प्लांट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें जो डिवीजन होने वाला है, उसमें जो माइटोसिस होने वाला है, उसमें उस माइटोसिस होते वक्त ही जो डॉटर सेल है उसमें क्या तैयार हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स फ्रॉम द राइट इट from the beginning, from the beginning, means right from the beginning it becomes cellular structure. The endosperm becomes cellular. That's why we write here that so the endosperm is cellular right from the beginning. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द एंडोस्पर्म इज सेलुलर। हियर ऐसा इधर है क्या, न्यूक्लियर टाइप में है क्या, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द एंडोस्पर्म इज सेलुलर नहीं है, यहाँ पे खाली न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो जाइगोट है, ये तो एम्ब्रियो तैयार करेगा। देखो यहाँ पे हमने दिखाया अभी ये जो है ये ट्रिप्लॉइड जो एंडोस्पर्म है ये इमीडिएटली उसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और जो सेल्स तैयार होती है उसके साथ वॉल भी होती है। दैट्स व्हाई द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर एंड आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द एंडोस्पर्म इट बिकम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो मल्टी सेलुलर तो ये भी है, न्यूक्लियर टाइप भी मल्टी सेलुलर है और सेलुलर टाइप भी मल्टी सेलुलर है। दोनों में फर्क क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस तैयार होते हैं, यहाँ पे सेल डिवीजन के वक्त वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, और यहाँ पे सेल डिवीजन के वक्त क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए आपको इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि इन यानी जो नीट की एग्जाम होती है, जो सीईटी की एग्जाम होती है, इसके ऊपर भी हम अलग से बाद में लेक्चर लेने वाले हैं। मैं नीट के लिए भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनके ऊपर मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं, और सीईटी के लिए भी, नीट और सीईटी का सिलेबस एक ही होता है, उसके ऊपर भी मैं क्या करने वाला हूं, एक जो लेक्चर है, लेक्चर की एक सीरीज ही बनाने वाला हूं अलग से, तब वो भी आपको देखनी। तो देखो यहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर टाइप इन विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द माइटोसिस वॉल फॉर्मेशन डज नॉट ऑक्यूर। तो आपके सामने ये तीनों चारों ऑप्शन देंगे, न्यूक्लियर टाइप देंगे, सेल्यूलर, हेलोबियल टाइप और कौन सा एम्ब्रियोनल टाइप, ऐसा कुछ तो देंगे चौथा वाला। तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियर टाइप में क्या नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द माइटोसिस वॉल फॉर्मेशन हैव नॉट टेक्स प्लेस, एंड ड्यूरिंग द माइटोसिस वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्यूलर टाइप। सेल्यूलर टाइप में वॉल फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ये इस एग्जाम को, नीट हो सीईटी हो, इसमें अच्छा स्कोरिंग करना है, इसको क्रैक करना है, एनडीए के एग्जाम हो, तो आपको बेसिक के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है। तभी आप बोलोगे मैं डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का स्टडी करूंगा, नहीं होता है। जब तक आपको बेसिक मालूम नहीं तब तक आप उस एग्जाम को अच्छे से उसमें स्कोरिंग नहीं कर सकते हो। तो तीसरा टाइप जो है हमारा वो है हेलोबियल टाइप। अभी हेलोबियल टाइप में क्या होता है, हेलोबियल टाइप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इट इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट इन बिटवीन न्यूक्लियर टाइप एंड सेल्यूलर टाइप। इसको इंटरमीडिएट स्टेज भी बोला जाता है। क्यों, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये हेलोबियल उसको क्यों बोलते हैं। बिकॉज इट ऑक्यूर इन द हेलोबियल्स ऑफ द मोनोकोटिलेडॉन्स। अभी ऑर्डर हेलोबियल क्या है, पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम, फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। जनरली क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स, ये 2 सब किंगडम में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया जाता है। अभी क्रिप्टोगैम क्या है, क्रिप्टोगैम्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। फेनेरोगैम्स क्या है, फेनेरोगैम्स आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट।
फेनेरोगैम्स जो है वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है और क्रिप्टोगैम्स जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। अभी क्रिप्टोगैम की यहाँ पे 3 डिवीजन होती है और फेनेरोगैम की 2 डिवीजन होती है। फेनेरोगैम बिकम having 2 divisions, divide into 2 divisions, and cryptogamic plants are divided into 3 divisions. The first cryptogamic division that become thallophyte, they are also called as lower plants, उसको ही हम lower plants भी बोलते हैं। पहली जो है वो है उसको हम thallophytes बोलते हैं। thallophytes are also known as algal plants और algae, थैलोफाइट्स को ही हम algae बोलते हैं। देन सेकंड वन ब्रायोफाइट्स, देन थर्ड वन दैट बिकम टेरिडोफाइट्स। दीज ऑल 3 डिविजन्स आर बिलोंग्स टू क्रिप्टोगैम। देन 2 डिविजन्स फ्रॉम द फेनेरोगैम्स दैट बिकम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नाउ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। Angiospermic plants are flowering plants. They produce seed. Now these angiospermic plants are divided into 2 classes. The seed may be dicotyledon or the seed may be monocotyledon. That's why class dicot and class monocot. उसको ही हम कुछ ऐसा भी बोलते हैं, क्लास डाइकोटिलिडोनी एंड क्लास मोनोकोटिलिडोनी। तो ये जो हेलोबियल ऑर्डर है, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट वी कम फ्रॉम द मोनोकोटिलिडोन। क्लास मोनोकोट, इट बिलोंग्स टू क्लास मोनोकोटिल। तो मोनोकोटिलिडॉन्स, ये जो हेलोबियल है, ये जो ऑर्डर है वो मोनोकॉट के ऑर्डर है और ये सिर्फ इस हेलोबियल्स में ही पाया जाता है, इसलिए इसको हेलोबियल टाइप बोलते हैं। अलग से कुछ नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ये खाली हेलोबियल जो ऑर्डर है उसके प्लांट स्पीसीज में ही पाया जाता है, इसलिए इसको हेलोबियल टाइप बोलते हैं। फर्स्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? अभी फर्स्ट डिवीजन जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, बोलो मैंने क्या बोला है यहाँ पे? फर्स्ट डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिवीजन जो पहली बार डिवीजन होता है वो उसका बोल रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल, इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल। जो पहली डिवीजन होती है उसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्ट डिवीजन के बाद जो 2 सेल्स तैयार होने वाली है उस सेल में ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन होता है, विच डिवाइड द सेल अनइक्वली, अनइक्वली डिवाइड कर देती है वो सेल को। अनइक्वली मीन्स द फर्स्ट वन सेल बिकम लार्जर सेल एंड अनदर सेल बिकम स्मॉलर सेल। पहली जो सेल है वो लार्जर सेल है और दूसरी जो सेल है वो स्मॉलर सेल है। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज चलाजल सेल व्हाइल द लार्जर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर सेल। जो स्मॉलर सेल है उसको हम चलाजल सेल बोलते हैं और जो लार्जर सेल है उसको हम माइक्रोपाइलर सेल बोलते हैं। अभी यहां पे भी देखो जाइगोट है, जाइगोट से तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है। उसके बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें सेल डिवीजन चलता रहता है और वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। और इस प्रकार से जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है कंप्लीटली, तभी उसी वक्त ये जो एंडोस्पर्म है ये भी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एस्पोडेलस विच शो द हेलोबियल टाइप, और सेलुलर टाइप में एग्जांपल है बाल्सम और पेटूनिया। पेटूनिया एंड बाल्सम इज द एग्जांपल ऑफ द सेलुलर टाइप। अभी इसमें क्या होता है? इसमें नीट के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच एंडोस्पर्मिक टाइप बिकम कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन द सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप। अभी देखो सेलुलर टाइप और न्यूक्लियर टाइप में इंटरमीडिएट टाइप किसको कंसिडर किया जाता है? अभी इसका अगर आपका थ्योरी अच्छा है, ये पूरा जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, इसकी जो थ्योरी है, ये थ्योरी अगर आपको पता है तभी आपको मालूम होगा कि इसका राइट आंसर हेलोबियल टाइप है। नहीं होगा तो ऑप्शन 4 होगी उसमें, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप, एम्ब्रियोनल। तो उसमें आप 100% गलती करते हो। वहां पे आप एक तो लिख दोगे, अभी इंटरमीडिएट बोला है ना, तो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर हो सकता है या सेलुलर हो सकता है, ऐसा करके आप एक तो न्यूक्लियर लिखेंगे नहीं तो सेलुलर टाइप का ऑप्शन लिखेंगे, और दोनों भी केस में दोनों भी ऑप्शन क्या है? गलत ऑप्शन है। तो तीसरा जो ऑप्शन होने वाला है हेलोबियल टाइप प्ले एन इंटरमीडिएट रोल और कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट इन बिटवीन न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप और न्यूक्लियर टाइप में हेलोबियल टाइप जो है वो इंटरमीडिएट करके कंसिडर किया जाता है।
तो ये जो है इस प्रकार से क्या होता है, नीट का प्रिपरेशन होता है। तो आपको तो अभी तक इतना ध्यान में आ गया है कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए सुनना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। और देखने के लिए चैनल को जल्दी से क्या कर लो, आप सब्सक्राइब कर दो, अभी क्या अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा वीडियो था, उसमें हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, उसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द embryo and to provide the energy during the germination of the cell, while the triploid primary endosperm, ये एंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप होता है, ट्रिपल फ्यूजन से जो सेल प्रोड्यूस होती है उसको हम ट्रिप्लॉइड सेल बोलते हैं। द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसको ही PEN पेन ऐसा भी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स mitotically to form nutritive tissue is known as endosperm. Now it is the post fertilization changes occur inside the embryo sac. ये जो है ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है कि जो कहाँ पे आते हैं, ये एम्ब्रियो सैक में आते हैं। द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलप साइमल्टेनियसली। जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो एंड जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म, दोनों भी साइमल्टेनियसली क्या होते रहते हैं, डेवलप होते हैं। देन न्यूक्लियर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के 3 टाइप है। किसके आधार के ऊपर 3 टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर जो एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म के 3 टाइप होते हैं। पहला है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा है सेलुलर टाइप और तीसरा है हेलोबियल टाइप। अभी न्यूक्लियर टाइप में ही आता है कि पहले न्यूक्ली और न्यूक्लियस ही उसमें फॉर्मेशन होता है शुरुआत से, बाद में जाके लास्ट पे वहां पे वॉल का फॉर्मेशन होता है। विदाउट वॉल फॉर्मेशन, द न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। अभी यहां पे सेलुलर में क्या होता है, शुरुआत से ही जो सेल तैयार होती है वो विथ न्यूक्लियस विथ सेल वॉल फॉर्मेशन विच बिकम फॉर्म। सेल वॉल के साथ ही वो सेल फॉर्म होती है। दैट्स वाई फ्रॉम राइट टू द बिगिनिंग द एंडोस्पर्म इज सेलुलर। ये एंडोस्पर्म सेलुलर होता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म राइट टू द बिगिनिंग सेलुलर नहीं होता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन, ये जो न्यूक्लियर टाइप है ये मोस्ट कॉमन टाइप है वेयर पेन रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्ली, यहाँ पे लार्ज नंबर के फ्री न्यूक्ली प्रोड्यूस होते हैं। अभी इतना फ्री न्यूक्ली प्रोड्यूस होके ही नहीं चलेगा, बिग सेंट्रल न्यूक्लियस भी चाहिए, क्योंकि वो इस न्यूक्लियस को पेरीफेरी की तरफ ढकेलता रहेगा और बीच में स्पेस क्रिएट करता रहेगा। देन अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, push the nuclei towards the periphery. Later wall develops between the nuclei. When the embryo डेवलपमेंट कंप्लीट्स, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तभी उसी वक्त वॉल फॉर्मेशन जो है इन न्यूक्लियस में, यानी ये न्यूक्लियस के आजू बाजू में वॉल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमने बोला लेटर वॉल डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्लिय एंड हेंस वॉल फॉर्मेशन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो जो स्ट्रक्चर है वो होगा मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। उसके बाद उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट। अभी तो ये ध्यान में आ गया, तो चलो दूसरा जो है वो है सेलुलर टाइप का। तो इन सम प्लांट्स division of the primary endosperm is immediately followed by the wall formation। मीन्स जब यहाँ पे माइटोसिस शुरू होता है उसी वक्त सेल में वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है, डॉटर सेल में वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। सो द एंडोस्पर्म इज सेलुलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स व्हाई द एंडोस्पर्म बिकम cellular right from the beginning. And when the embryo completes, development of embryo completes, at that same time the mature endospermic tissues become formed. Means in this case also endosperm is multicellular। इस केस में भी, इस टाइप में भी एंडोस्पर्म जो है वो मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर है। देन द थर्ड वन, यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है उसका बाल्सम है, देन पेटूनिया है
और बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें हम ले सकते हैं. देन द थर्ड वन दैट बिकम हेलोबियल टाइप. हेलोबियल टाइप ऑक्यूअर इन द हेलोबियल्स ऑफ द मोनोकोटिलिडॉन. क्लास मोनोकोटिलिडॉन्स की जो हेलोबियल ऑर्डर है उसके स्पीसीज में ही खाली ये दिखता है, इसलिए उसका हेलोबियल टाइप बोला है. फर्स्ट डिवीजन, जब पहला डिवीजन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल, is followed by transverse wall which divides the cell unequally. जब पहला डिवीजन होता है तो वो तब उस वक्त ये इस प्रकार से ट्रांसवर्स वॉल जो है वो तैयार हो जाती है, which divides the triploid endosperm nucleus into two cells unequally, the larger cell and the smaller cell. ये larger cell, ये smaller cell. The larger cell is called as माइक्रोपाइलर सेल. इस लार्जर सेल को बोलते हैं माइक्रोपाइलर सेल, व्हाइल द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज चलाजल सेल. ये जो स्मॉलर सेल है यहाँ पे, ये स्मॉलर सेल को बोला जाता है चलाजल सेल. नाउ इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप. ये जो है हेलोवियल्स ये इंटरमीडिएट है. किसका इंटरमीडिएट है? सेलुलर और न्यूक्लियर टाइप का जो है वो इंटरमीडिएट है. फॉर एग्जाम्पल एस्पोडेलस. एस्पोडेलस इज द बेस्ट एग्जांपल. देखो यहाँ भी एम्ब्रियो डेवलप हो गए, उसके बाद ये जो है एंडोस्पर्म डेवलप होता है. एस्पोडेलस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. मैंने आपको ये भी बताया कि एंडोस्पर्म का जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, जर्मिनेटिंग सीड के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन से? उसको वाटर चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसको सॉइल चाहिए. पहले तो सॉइल में ही रहेगी, बाद में अगर उसको वाटर मिलता है तो वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है एंडोस्पर्म. सीड वाटर को एब्सॉर्ब करता है. जैसे ही वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है सेलुलर एक्टिविटी रिटेन्स, सेलुलर एक्टिविटी बिकम रिस्टोर. सेलुलर एक्टिविटी उन सेल में होने लगती, क्योंकि कौन से भी रिएक्शन के लिए वाटर की जरूरत है, कौन से भी रिएक्शन के लिए वाटर की जरूरत है, इसीलिए वहां पे जब वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है तो सेलुलर एक्टिविटी गेन होती है, रिटेन होती है, उसको रिस्टोर किया जाता है. जब सेलुलर एक्टिविटी रिस्टोर हो गई, अभी सॉइल जो सीड जो है वो सॉइल के अंदर है, सॉइल मिल गई, सॉइल में से मिनरल्स मिल रहे, अभी वाटर भी मिल गया, तो ठीक है ना, तो चलो उससे होना चाहिए, जर्मिनेशन होना चाहिए. लेकिन अगर उसको एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि एनर्जी कब मिलेगी? जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी एनर्जी मिलेगी. ग्लूकोज कब मिलेगा? जब फोटोसिंथेसिस होगा. अभी ये जो सीड है वो तो जमीन के अंदर है, सॉइल के अंदर है, उसमें ग्लूकोज नहीं है, उसमें एनर्जी कहां से वो मिलेगी उसको? अगर एनर्जी नहीं मिलेगी, एटीपी नहीं मिलेगी, तो कौन सी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती. तो उसके लिए बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है, तो उसके लिए एटीपी का एक्सपेंडिचर, उसके लिए एटीपी का यूटिलाइजेशन जरूरी. और ये जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है दैट होल्ड्स द ग्लूकोज, दैट प्रोवाइड द एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. तो उस वक्त सॉइल में जब सीड होता है उसका जर्मिनेशन की जरूरत है. वो जर्मिनेशन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी है जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्मिक टिश्यूज है, वो रिलीज करते रहते. इस प्रकार से जो एम्ब्रियो है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सेल, वो जो एम्ब्रियो है उसमें जो प्लूमुल है उससे शूट तैयार होता है, और जो रेडिकल है उससे रूट तैयार होता है. इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एंडोस्पर्म बिकम प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकम प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. सीड की जर्मिनेशन में एंडोस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस प्रकार से अगर हमने ये टॉपिक पढ़ा तो हमको अच्छे से ध्यान में रहेगा. इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन और व्हाट इज एंडोस्पर्म, एक्सप्लेन इट्स टाइप और एनलिस्ट इट्स टाइप. ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है. लेकिन ये नीट या सीईटी के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, और ये जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं होता है, अच्छा प्रिपेयर नहीं होता है. इसलिए उसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सीईटी में, नीट में, तो कंफ्यूजन होता ही है.
और ये कंफ्यूजन अगर आपको टालना है तो आपको थ्योरी जो है वो पक्का करना पड़ेगा, वो अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपका थ्योरी अच्छा है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको अगर करियर डेवलप करना है, अगर आपका करियर बिल्डअप करना है, तो आपका जो सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड है वो सब्जेक्ट का स्टडी प्रॉपर होना चाहिए। बेसिक्स के ऊपर जो बेसिक्स है वो प्रॉपर स्टडी होना चाहिए आपका। नहीं तो फिर आप बोलेंगे मैं जब 2 महीने की छुट्टियां मिलती है उसमें हम कर लेंगे नीट का स्टडी, उसमें हम कर लेंगे सीईटी का स्टडी। ऐसा नहीं होता है। जो सिलेबस जो थ्योरी हमने 2 साल में कंप्लीट किया उसके ऊपर 2 महीने में आप कैसे स्टडी करेंगे? 2 साल में भी जो स्टडी होने के लिए हमको इतना वक्त देना पड़ता है, उसको 2 महीने में आप नहीं कर सकते। इसीलिए, और जो आप करेंगे भी वो प्रॉब्लम नहीं, करेंगे भी, लेकिन वो करने के बाद जो स्कोरिंग चाहिए, जो मार्क्स आने चाहिए, वो उस प्रकार से मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने प्रिपरेशन के लिए बहुत छोटा टाइम दिया है। तो अगर आप शुरुआत से अभी इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, नीट का सीईटी का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो अगर आप आपकी थ्योरी अच्छी करेंगे, जिसका थ्योरी अच्छा है उसके लिए नीट का प्रॉब्लम नहीं आता है, उसको सीईटी का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि उसका बेसिक अच्छा है। तो इसीलिए आपको बेसिक अच्छा करना है तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये आप रिवाइज करना चाहिए आपको, अगर आपका करियर डेवलप करना है। अदरवाइज आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट। जैसे मैं आपको बताता हूँ नेचर इज सुप्रीम, वैसे ही आपको यह भी अभी बताता हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको अगर आपके आगे वाले लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप बोलेंगे 2 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में नहीं होता है। इसलिए बेसिक से करो, अच्छे से करो। मैं आपको बताता हूं कि नीट के ऊपर सीईटी के ऊपर भी हम अलग से वीडियो तैयार करने वाले हैं। उसका भी जो प्रिपरेशन हो अकॉर्डिंग टू द नीट एग्जामिनेशन, सीईटी एग्जामिनेशन, उसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही हम वो भी क्या करने वाले हैं, जल्दी से ही उसके ऊपर एक नई सीरीज हम शुरू करने वाले। तो वो भी सीरीज जो है मराठी में भी होगी, वो भी सीरीज हिंदी में भी होगी, दोनों भी लैंग्वेज में वो सीरीज होने वाली है। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो पुराने वाले वीडियोज है वो भी आप देखो। तो इसीलिए मैं आपको फिर जाते जाते यही बताता हूँ, आगे वाला वीडियो, आगे वाला लेक्चर हमारा होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। सीड में एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है और सीड क्या है। तो ये जो लास्ट का टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे to all of you. Thank you again.